दोस्तों नमस्कार। इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है कि जेनजीज ने भारत के प्रधानमंत्री को गालियां क्यों दी। अब एक हिसाब से तो ये बहुत ही अभद्र व्यवहार लगता है, लेकिन अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सारे साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी हो सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है यह समझने के लिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि सामने वाले को गाली देनी पड़ी। इस बात को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझेंगे तो समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही हैं, हम उनको सुधार पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज की चर्चा का विषय यही रहेगा कि भारत के अंदर नेताओं को हर व्यक्ति, छोटा बड़ा आदमी चलती राह में गाली देता रहता है, लेकिन आज जो विवाद है वो ये कि प्रधानमंत्री जी को जेनजीज ने गाली दी। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये गाली मोदी जी को थी, या ये गाली देश के प्रधानमंत्री को थी, या ये गाली भारत की राजनीति में शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति को थी। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या जेनजी गाली देते? सोचिए इस पे। अगर मोदी जी भारत के सबसे पावरफुल व्यक्ति नहीं होते तो क्या जेनजी गाली देते? शायद नहीं देते। इसका मतलब यह है कि अगर हम गाली की परिभाषा और उसके सामाजिक मानदंड को हटा के अगर हम उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी, और आज हम इसी का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आम आदमी पॉलिटिशियंस को गालियां क्यों देता है, यह अक्सर हमने देखा। दूसरा मुद्दा है, जनता इतनी क्यों नाराज हो जाती है कि वो गालियां देने पे आ जाए। और तीसरा सवाल, राजनीति में इतना जहर क्यों फैला दिया गया कि गाली के अलावा हम बात नहीं करना चाहते। ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें इसको समझना होगा तो आज हम इसको वैज्ञानिक नजर से समझेंगे। हम इसमें राजनीति नहीं लाएंगे, आज हम इसको तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि से समझेंगे। अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आदमी गाली कब देता है? जब वो गुस्से में हो या वो फ्रस्ट्रेटेड हो। यह विज्ञान बोलता है। सोशल साइकोलॉजी क्या बोलती है कि जब आदमी पॉलिटिकल ग्रुप में होता है, आपने देखा होगा जेनजी जब ग्रुप में थे तो वो ज्यादा एब्यूसिव थे। ये अगर हम देखें तो ये सोशल साइकोलॉजी का डायमेंशन था। अगर वो व्यक्ति अकेला होता तो शायद इतनी गालियां नहीं देता। पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है तो आप एक दूसरे के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वहां पे भी आप एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्टडीज ये बोलती हैं कि जैसा आप सुनते हैं वो आपकी भाषा का हिस्सा बनता जाता है। आज आप ओटीटी में किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज में किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर जेनजी भी उसी माहौल में रह रहा है और वही वोकेबलरी या शब्दावली को अपना रहा है तो गलती किसकी है? इसका मतलब यह है कि उसके आसपास का जो कम्युनिकेशन वातावरण है उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। जब इनइक्वालिटी होती है, जब आप उसको उसका अधिकार नहीं देते, उसके साथ पक्षपात होता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है, तब भी गालियां निकलती हैं। जहां तक बात है लिंग्विस्टिक की, जब आप हेट स्पीच देते हैं, जब आप किसी को बार बार व्यंग्यात्मक तरीके से गिराने की कोशिश करते हैं, या एक पॉलिटिकल रेटरिक बन जाता है जिसके पीछे शायद कोई तथ्य ना हो, ऐसी स्थिति के अंदर इस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का जो रिस्पॉन्स है वो भी गाली के रूप में निकलता है। अगर हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इमोशंस एंड इंसेंटिव्स भी गालियों का असर करते हैं। वहां किसी से गुस्सा नहीं है, लेकिन वो इमोशनल कंडीशन ऐसी होती है कि आदमी अपनी बात को
गाली के रूप में भी व्यक्त कर देता है, क्योंकि चाहे वो रिवार्ड हो, इन्फ्लुएंस हो, कई चीजें हैं उसकी साइकोलॉजी पे असर डालती है। न्यूरोसाइंस का ये कहना है कि इमोशंस एंड सेल्फ कंट्रोल, बहुत बार आप इंपल्सिव सिचुएशन में, गुस्से की स्थिति के अंदर अपनी अभिव्यक्ति गालियों के रूप में करते हैं। आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से गालियां निकलने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर निकलता है। अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हैरेसमेंट होता है, थ्रेट होता है, किसी और तरह की रिस्क प्रोफाइल होती है, तो आदमी, जो कमजोर आदमी होता है, वो अपनी बात गुस्से के अंदर भी गालियों के रूप में करता है। वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है उस क्राइम के अगेंस्ट। इसको भी हमें समझना होगा। और क्रिमिनल्स धमकाने के लिए, किसी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए भी गाली का इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर साइंस तो ये कह रहा है आज की तारीख में तो एल्गोरिथम ऐसे हैं जो एब्यूजिव वर्ड्स और लैंग्वेजेस को अलग अलग कर लेते हैं। तो कभी एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करके आपको एल्गोरिथम प्रमोट भी करता है और कभी आपको ब्लॉक भी करता है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस और जो एल्गोरिथम है उसका भी प्रभाव है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं दोस्तों। अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन थ्योरी है साइकोलॉजी की, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है, रिलेटिव डिप्रीविएशन थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस की कि मेरे को हक नहीं मिल रहा, डी इंडिविजुअलाइजेशन, आप उसकी अपनी जो आइडेंटिटी है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, जनरल एग्रेशन एंड स्पाइरल इनसिविलिटी, कुल मिला के हम आपस में बात कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं भारत की आज की परिस्थितियों की, जेनजी का जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो गालियां पड़ी उसका क्या आधार था, हम जरा इसको जानने का भी प्रयास करते हैं। तो जो रूट कॉज रहा, जेनजीज ने जो गालियां दी भारत के प्रधानमंत्री को या भारत सरकार को या मंत्रियों को, उसका क्या कारण था, इसको भी हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो रूट कॉज सामने आता है वो है परसीव्ड इनजस्टिस। लोगों को लगा हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि परीक्षा पत्र लीक हुआ, उससे गुस्सा था, लोगों को लगा कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, यहाँ पे ये क्या मजाक चल रहा है। लोग इकट्ठा हुए तो वो जो एंगर था, जो गुस्सा था, वो गालियों के रूप में भी निकला। फ्रस्ट्रेशन विदाउट रेमेडी, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ये जेनजी अपना गुस्सा कहां निकालेगा? या तो वो तोड़फोड़ करें, आसपास की बिल्डिंगों को तोड़े, कांच तोड़े, बसें तोड़े। एक तो तरीका गुस्सा निकालने का ये है, और दूसरा तरीका है कि अपना गुस्सा लैंग्वेज के माध्यम से निकालें, जिसको आप एब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं और आम भाषा में गाली गलौज कर सकते हो। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन आउटबर्स्ट का तरीका होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन विदाउट रेमेडी जब होती है, वर्बल एग्रेशन जो है, वो कुल मिला के जो आपका कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है, मैं आपसे बात करने आया, आप सुनना ही नहीं चाहते, जवाब नहीं दे रहे हो, कब तक बर्दाश्त करेगा? तो यही जेनजी के साथ भी हुआ। तीसरा मुद्दा है लॉस ऑफ ट्रस्ट। हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ये तो खालिस्तानी है, ये कुछ और है, आप हमें रिडिक्यूल कर रहे हो, आप हमें अब्यूज कर रहे हो, आप हमारे ऊपर तरह तरह के लांछन लगा रहे हो। जब विश्वास नहीं रहता तो जो विश्वास टूटता है उसका जो रिएक्शन आता है, अगर आप देखें तो वो जो लॉस ऑफ ट्रस्ट है, खासकर लीडर्स और इंस्टीट्यूशन, ना मंत्रालय सुन रहा है, ना यूजीसी सुन रहा है, ना नीट का डिपार्टमेंट सुन रहा है, ना कोई नेता सुन रहा है, तो अल्टीमेटली वो लॉस ऑफ ट्रस्ट कहां से आउटबर्स्ट होगा? उसका आउटलेट कुछ तो चाहिए। अगर आप वायलेंस नहीं करते तो एब्यूजिव लैंग्वेज एक अल्टरनेट ऑप्शन हो जाता है। फिर बात आती है आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट की। अब हम बात कर रहे हैं कि आप सरकार में हम हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये सब लेफ्टिस्ट हैं, ये सब कांग्रेस के लोग हैं, आम आदमी के लोग हैं। आप बात नहीं सुन रहे हो, आप हमें क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि ये एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी है, एंटी आरएसएस है। आपने समाज में क्लासिफिकेशन कर दिया इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। वो जो समस्या आती है आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट को लेकर, आप हमें इंसान समझ ही नहीं रहे, आप हमें देश का नागरिक नहीं समझ रहे। आज आप हमें
जो दुखी युवा है आप वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे, आप अगला क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। ये जो गुस्सा था ये भी एब्यूजिव लैंग्वेज के रूप में निकलता है। फिर बात आती है सोशल लर्निंग की। मीडिया ने कैसे बिहेव किया? आपने सारे जेनजी को बता दिया कि साहब ये सोरोस के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये किसी भारत विरोधी शक्ति के एजेंट हैं। आपने डिमीन करना शुरू कर दिया भारत के युवा को। बदले में उसने क्या किया? उसने अगर पत्थरबाजी नहीं करी तो उसने शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको आप एब्यूजिव लैंग्वेज या गाली गलौज भी बोल सकते हो। और ये फिर एम्पलीफाई हुआ डिजिटल मीडिया से। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब इन्होंने मेरे को टारगेट किया, मेरे परिवार को टारगेट किया। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालता, किस पे निकालता? इस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत कौन है? प्रधानमंत्री ही तो है जो राजनीतिक ताकत है, और भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स भी सबसे बड़े वही हैं। तो किस पे जेनजी अपना गुस्सा निकाले? तो ये कहना कि जेनजी ने गलत किया, अगर हम ये समझें कि जेनजी ने ऐसा क्यों किया, तो मुझे लगता है समस्याओं का समाधान निकल सकता है। और फिर वीक सिविक कल्चर, क्योंकि जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एंगेज नहीं करते हो, बच्चों से जाके आप बात नहीं करते हो, और उनको लगता है कि हमें तो समाज में कोई हिस्सा मिल ही नहीं रहा, हमारी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है, ना समाज में, ना मीडिया में, ना सरकार में, तो वो क्या करेगा? अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? और यही हुआ। अगर वो प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट में यूज होने वाली भाषा, ये दो चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनको आउटलेट नहीं मिल रहा था अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने का, और वो एब्यूजिव लैंग्वेज में निकला। और ऐसा होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी सरकार सुनेगी, नहीं सुना, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ क्योंकि लंबे समय तक बच्चे सड़कों पर बैठे रहे, गुस्सा हुआ, उनको फिर डिह्यूमनाइज किया गया मीडिया के द्वारा कि ये तो सब आतंकवादी हैं या कुछ और हैं, ये तो एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं। उनको क्लासिफिकेशन किया गया which led into retaliation in the form of abusive language। ये हमें समझना होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुद्दा आता है डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट। सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं, इसीलिए तो कहते हैं मंत्री इस्तीफा दे। सबको पता है इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन नहीं होना, लेकिन ये एक फ्रस्ट्रेशन की डिमांड थी कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो जो व्यक्ति सत्ता में है हम उसकी भी तो कुर्सी हटवाएं ताकि उनको भी तो दर्द महसूस हो। तो डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट, परसीव्ड करप्शन एंड लॉक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमारे को प्रॉब्लम्स हैं और कोई जवाबदेह नहीं है, कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं है, कोई जो डिसीजन मेकर्स है उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, सारा प्रॉब्लम हमारा ही है। इस बात को लेकर भी गुस्सा था। इकोनॉमिक हार्डशिप्स रही, फेलियर टू कम्युनिकेट डिसीजन ट्रांसपेरेंटली। अगर आप एक महीने तक बात ही नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो क्या होगा? एंड वीक रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिटीजन्स कंसर्न। रिस्पॉन्स नहीं करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो रिटेलिएशन होगा। और हुआ क्या? जब आप बात करते हैं एब्यूजिव लैंग्वेज की तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला, हाई इमोशन लो एविडेंस। सरकार क्या कर रही है, मंत्रिमंडल ने क्या किया, अंदर क्या बदलाव हो रहा है, आप कम्युनिकेट तो कर नहीं रहे, लेकिन इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। लो ट्रस्ट एंड हाई पोलराइजेशन जो इस आंदोलन में हुआ। परसीव्ड पावरलेसनेस, बच्चों को क्या लगा, एक तरफ आपने पुलिस से दमन करवाया, उनको बैरिकेड कर दिया, उनकी पानी की सप्लाई रोक दी, उनकी बाकी समस्याओं को खड़ा कर दिया। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, सिस्टम ने प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई किया। बच्चों को लगा, हताशा हाथ लगी तो क्या करते, तो जहां उनको मौका लगा उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। एंड ग्रुप आइडेंटिटी ओवरराइडिंग रैशनल डिसीजन। आप देखें वो बच्ची ने क्या बोला कि वहां माहौल ऐसा था कि मैंने भी गालियां दी, क्योंकि वहां पे रैशनलाइजेशन की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये चीजें सामने आई। इसका मतलब गवर्नेंस फेलियर था, चाहे वो रियल हो या परसीव्ड हो। फेलियर तो दिखा, पूरे देश को दिखा। पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन था, लॉस ऑफ ट्रस्ट था, which led to anger and polarization, dehumanization of opponents, and then led to abusive language। इसीलिए मीडिया को भी अपना रोल बहुत ढंग से प्ले करना चाहिए।
तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये सारी चीजें थी जो सामने आई, क्योंकि ग्रुप साइकोलॉजी अकेले नहीं था, वो ग्रुप था। और फिर लैक ऑफ ट्रस्ट एंड परसीव्ड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो मुद्दा गंभीर हो जाता है। साथ ही अगर हम देखें ये कॉमन कब होता है, अगर आप अपने आसपास देखें, ये एक सिर्फ प्रदर्शन को मत देखिए, अब आप आसपास देखिए कि राजनीति में ऐसा कब हुआ। इलेक्शन एंड पॉलिटिकल कैंपेन, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे नेता करते हैं। आज जेनजी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो हमें ऐतराज होने लगा, लेकिन यही पॉलिटिकल लीडर अपने ओपोनेंट्स के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब इनको नहीं लगता कि अब्यूजिव लैंग्वेज है या गलत भाषा का इस्तेमाल है। उस समय ये संस्कार, सब मान्यताएं कहां चली जाती, ये एक सवाल है। मेजर स्कैंडल्स और एलिगेशन ऑफ करप्शन, तब एक दूसरे का इस तरह का बात होती है। इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर, टेररिस्ट अटैक, तब होता है। कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज, कोर्ट जजमेंट्स इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल फिगर्स, लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड पोलराइज्ड डिबेट ऑन रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी एंड आइडियोलॉजी, वहां पे भी जब आप टीवी डिबेट देखते हैं अक्सर क्यों गर्मा जाती, अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइम टाइम टीवी डिबेट में तरीके से बात शुरू होती है लेकिन थोड़ी देर बाद गरमाने लगती है। कारण पोलराइज्ड डिबेट, हम चाहते हैं पोलराइज्ड डिबेट, इसलिए पूरा मीडिया पोलराइजेशन पे फोकस करता है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को आसानी से बांट सकते हैं। और जो गर्मा गर्मी होती है उससे उनको लगता है टीआरपी बढ़ गई, चाहे समाज का नुकसान हो जाए, लेकिन ये चलता है। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, इसको अगर हम देखें तो रिसर्च के हिसाब से जो एब्यूजिव लैंग्वेज होती है ना, उसका एक फायदा ये होता है कि आपको अटेंशन मिलता है। अब किसी बच्ची ने मोदी जी को उल्टा सीधा कहा, आज उस बच्ची को अटेंशन मिला। मैं नहीं कहता कि बहुत अचीवमेंट है, लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ वो मिला एनर्जाइजिंग, सपोर्टर्स को सपोर्ट मिला, एंड सोशल मीडिया पे वो वायरल हो गया। लेकिन समस्या क्या है, जब भी आप एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिबेट खत्म हो जाती है। अब टीवी पे देखिए, जैसे ही एक व्यक्ति किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या धर्म के खिलाफ कोई एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, डिबेट का माहौल बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा, मैं तो अक्सर टीवी डिबेट पे रहता हूं तो मुझे पता है वहां क्या खेल खेला जा रहा है। डिस्करेजेस कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, उसके बाद फिर आप कोई ढंग की बात कर नहीं सकते। पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, एक दूसरे को फिर आप लांछन लगाने लगते हैं और हैरेसमेंट होता है, और अल्टीमेटली कभी कभार ये वायलेंस का भी रूप ले लेता है। नुपुर शर्मा के टाइम पे क्या हुआ था, हालांकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो टेक्निकली लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं था, वो छपा हुआ स्टेटमेंट था, लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया गया उसने देश में वायलेंस खड़ा कर दिया। इसीलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए बहुत जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करोगे, अगर आप पॉलिसीज, एक्शन, एविडेंस, परफॉर्मेंस से अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, तो पर्सनल एब्यूज शुरू हो जाता है। किसके खिलाफ, जो उस समय सत्ता में होता है, जिससे जनता उम्मीद लगाए होती है। तो अगर आज जनता को मोदी जी से उम्मीद है तो गालियां किसको पड़ेगी, मोदी जी को ही पड़ेगी, उनके किसी छोटे मंत्री को नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं है। जिस आदमी से उम्मीद होती है गुस्सा उसी पे निकलता है, इस बात को समझना होगा। इसीलिए मोदी जी की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि लोगों की अगर आपसे उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, तो इस लेवल तक लोगों को न पहुंचने दिया जाए कि लोग गुस्सा करें, गालियां दें। इसका मतलब पूरे देश में कहीं पे भी अगर सरकार के खिलाफ भाषा अभद्र होने लगती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दर्द है। उसको एड्रेस करना, जिसको बोला जाता है कि पिंच पॉइंट, मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि सरकार को समझना होगा कि प्रॉब्लम्स को पिंच पॉइंट पे एड्रेस करिए, नहीं तो क्रंच पॉइंट का मतलब है प्रदर्शन, और वो ना देश के लिए अच्छा है, ना राजनीति के लिए, ना आर्थिक स्थिति के लिए, और ना समाज के लिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की चर्चा से हम ये तो समझने का प्रयास करेंगे कि जहां पे भी देश में प्रदर्शन हो रहे हैं या एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको फेस वैल्यू पे मत लें।
उसके पीछे झांकने की कोशिश करें कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या नाराजगी थी कि लोगों को इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं अपने मैनेजमेंट कैरियर में मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, आप उसके फेस वैल्यू पे मत जाइए। मैंने कभी नहीं की। मैं हमेशा ये देखता था कि यार ये इतना दुखी क्यों है, क्या ऐसी गलती हो गई जिसके कारण ये कस्टमर या ये सप्लायर दुखी है। और अक्सर जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी टीम से हुई, और वो आपके सामने आके अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। वो किससे बात करता? क्योंकि अगर आप कंपनी में एमडी या सीईओ हैं तो गुस्सा तो आप ही को झेलना पड़ेगा। तो अक्सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी चाहे वो सेलर हो या बायर हो, अगर आपसे वो नाराज होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है। आप उस कारण को एड्रेस कर दीजिए, रिलेशन सुधर जाते हैं, व्यापार डबल हो जाता है, क्योंकि अब उसको आप पे भरोसा होने लगता है कि उसने जो बात कही उसकी सुनवाई हुई और उस पर कार्रवाई हुई। यही चाहिए होता है समाज में, इससे आगे कोई उम्मीद नहीं करता। वो कहता है कि मेरे ग्रीवेंसेस को आप एड्रेस कर दो बस। क्या सरकार करेगी? क्या जेनजी के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा? अगर सरकार जेनजीज के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगी, उनकी समस्याओं को सुनेगी, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं यही जेनजी आपको कभी गाली नहीं दे। कोशिश करके देख लीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जेनजी का गुस्सा गाली के रूप में व्यक्त करना मोदी जी के खिलाफ था या सिस्टम के खिलाफ जो उनका फ्रस्ट्रेशन था उसकी अभिव्यक्ति थी? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। ये गंभीर मुद्दा है, ये टाइम पास मुद्दा नहीं है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हर प्रदर्शन को देश में कहीं भी कोई भी समाज का हिस्सा अगर प्रदर्शन करता है, आप उसके पीछे जाके देखिए, कुछ ना कुछ आपको एक लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी। अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, कारण जरूर गंभीर होगा। उसको फोकस करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।